Good morning and welcome everyone. I am Jatin Verma. So guys, we are going to do the analysis of most important news articles for 20th of January 2020. तो सबसे पहले कोट से स्टार्ट करते हैं. Strength does not come from winning. Your struggles develop your strengths. When you go through hardships and decide not to surrender, that is strength. तो आप देखोगे कि जितने भी लोग हुए हिस्ट्री जिन्होंने लिखी या जो बड़े बड़े लोग पॉलिटिक्स में गए या फिर जिन्होंने कुछ बड़ा लाइफ में अचीव किया, उनकी लाइफ काफी स्ट्रगलसम रही होगी, राइट. तो सेम चीज आप देखोगे कि जो लोग टफ बैटल्स अपनी लाइफ में वेज करके आते हैं या जिनकी लाइफ ज्यादा स्मूथ नहीं रहती, तो दे आर दी वंस हु आर एबल टू परसिवर, हु आर एबल टू पुश इट टू द लास्ट मिनट इन देयर जर्नी टुवर्ड्स देयर सक्सेस और वट एवर फीट दे अचीव इन देयर लाइफ. गांधी जी या कोई भी हम कहें, कुछ कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जो प्रिविलेज्ड होंगे, लेकिन जिन लोगों ने स्ट्रगल्स को एंड्योर करा तो वो लोग अलग ही रहे. कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो लोगों के पास विनिंग, जो लोगों के पास विक्ट्री बहुत जल्दी आ जाती है, वो लोग डिजेक्टेड फील करते हैं. सिंगापुर सिविल सर्विसेज का एक रूल है कि यदि आप लाइफ में एकेडमिक करियर में, अपने एकेडमिक लाइफ में कभी फेल नहीं हुए तो आप वहां के सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. यानी कि वो लोग ये चेक करते हैं कि जिस इंसान ने कभी फेलियर लाइफ में एनकाउंटर नहीं करा, तो वो पर्सन क्या स्ट्रगल्स को सिविल सर्विसेज एज अ करियर में वो क्या स्ट्रगल्स को एंड्योर कर पाएगा. तो ये स्ट्रेंथ की बात है. जो लोग अपनी वीकनेस से हारते नहीं, अब्राहम लिंकन, विंस्टन चर्चिल, ये लोग बहुत बार हारे लाइफ में, लेकिन उसके बाद दे बिकेम दी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर और ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज. अब्राहम लिंकन की बात करें तो यूएसए के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट्स बने, एंड विंस्टन चर्चिल की बात करें तो ब्रिटेन के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स बने. तो आगे चलते हैं. जैसा कि मैंने बताया था कि करंट अफेयर्स राउंड अप 365 कोर्स स्टार्ट हुआ है 15th ऑफ जनवरी से. ज्यादा दिन नहीं हुए, हमने सिर्फ 3 ही क्लासेस अभी तक देखी हैं उस कोर्स में. तो पूरा होलिस्टिक कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स के लिए आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. यानी कि इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड ऑल द करंट अफेयर्स प्लस अ लिटिल बिट ऑफ फैक्चुअल, जो फंडामेंटल इकोनॉमिक्स है वो भी इसमें कवर होंगे. कॉन्टेम्परेरी ट्रेंड के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया ये कोर्स. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड कोर्सेज फॉर करंट अफेयर्स ऑन Unacademy Plus. आई हैव बीन डूइंग दिस कोर्स फॉर लास्ट 3 years नाउ, सो माय एक्सपीरियंस, the way we tackle current affairs on a daily basis, everything will come to your advantage if you join Unacademy Plus. If you are based out of Delhi, if you cannot afford coaching, so you can go for this course. All you have to do is you have to pay a fee for 6 months. This course is of a 4 months duration, so आपको कोड यूज करना है. डिस्काउंट भी दिया जा रहा है जतिन YT71. अगर आप कोड यूज करते हैं तो यू विल गेट सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑल्सो ऑन योर सब्सक्रिप्शन. तो द कोर्स हैज स्टार्टेड फ्रॉम 15th ऑफ जनवरी और ये कंटिन्यू रहेगा 15th ऑफ मई तक. सोशल इश्यूज रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड ऑल द करंट अफेयर्स विल बी डेल्ट विद इन अ टॉपिक बेस्ड मैनर. IR, India-US relations, India-China relations, India-Japan relations, all these things will be dealt in an integrated manner. तो स्टार्ट करते हैं गाइस करंट अफेयर्स का सिलसिला जो है. बाकी के मेरे कोर्सेज भी आप Unacademy Plus पे पा सकते हैं. इंडियन इकोनॉमी कोर्स ये स्टार्ट होगा 15th ऑफ February 2020 से. इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस स्टार्ट होगा अगेन 15th Feb 2020 से. तो ये लास्ट कोर्स है प्रीलिम्स 2020 से पहले का, और आपको कोड यूज करना है जतिन YT71 इन ऑर्डर टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर Unacademy सब्सक्रिप्शन फी. तो आने वाले साल में ये सब कोर्सेज भी Unacademy Plus पे लाए जाएंगे. तो कमिंग हियर, सेंटर फॉर टफर लॉ अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इसके लिए एक अपॉइंट करी गई थी, तो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस अब फाइनली सबमिट करी हैं, तो इसको भी हम देखेंगे. देन इंडिया पाकिस्तान ट्रेड फ्रीज हिट्स थाउजेंड्स. तो ये इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड फ्रीज के चलते कितने लोगों का नुकसान हो रहा है, और ये आज का एनालिटिकल इशू रहेगा. आर्टिकल 131 से रिलेटेड ये इशू है. आर्टिकल 131, वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज. कैन द स्टेट्स challenge the validity of central laws in the Supreme Court under Article 131? Is invoking Article 131 justified? Can the protests against parliamentary enactments be labeled disputes with the center? Then ये सारी चीजों को हमें स्टडी करना है. Coming here,
ये पीआईबी रिलेटेड न्यूज रहेंगी और आज एडिटोरियल एनालिसिस भी रहेगा। नीडलेस फ्रकास, गवर्नर्स मस्ट नॉट पुश बाउंड्रीज ऑफ देयर लिमिटेड पावर्स, ये आज का एडिटोरियल रहेगा, इस पे हम थ्रेडबेयर एनालिसिस करने जा रहे हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अ ग्लिम्स ऑफ द एडिटोरियल्स दैट हैव अपीयर्ड इन द हिंदू टुडे। This article, Needless Prakash, says that rather than pushing the boundaries of their limited powers to check elected governments, the office of the governor must be a dialogic and consultative one. Directive office नहीं है। गवर्नर की पोजीशन क्या है? He is at best a nominal head, a ceremonial head. अब अगर सेरेमोनियल हेड गवर्नर्स स्टेट्स को ये कहने लगेंगे कि आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करना ही पड़ेगा, या फिर तमिलनाडु में जैसा चल रहा था कि जयललिता की डेथ के बाद तमिलनाडु के जो गवर्नर थे वो स्टेट का मुआयना करने लगे थे, सर्वे करने लगे थे, जो कि गलत नहीं है। लेकिन बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, बिना चीफ मिनिस्टर के अगर गवर्नर डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मीटिंग करने लगेंगे तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सही नहीं माना जाता। तो ये आर्टिकल ये कहता है गवर्नर्स एक अपने ऑफिस को एक डायलॉग प्लेटफॉर्म की तरह और कंसल्टेटिव प्लेटफॉर्म की तरह यूज करें, ना कि डायरेक्टिव ऑफिस की तरह। चीफ मिनिस्टर की फीलिंग लेने के लिए कई बार गवर्नर जो है अपनी मर्यादा, ऑफिस की जो मर्यादा है उसे भूल जाते हैं। नाउ this article says that if one were to merely consider its proclamation of the law, it is difficult to quibble with the rulings of the Supreme Court of India delivered on January 10 on the ongoing communications blockade in Kashmir Valley. अगर हम ये देखें कि सेंटर ने जो प्रोक्लेमेशन ऑफ लॉ सेक्शन 144 या आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट या जो इंटरनेट बैन जम्मू एंड कश्मीर में लागू किया हुआ है, अगर सिर्फ एक लॉ का एंगल देखें तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो जनवरी 10 को आई उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अ बिलीफ इन द रूल ऑफ लॉ स्टेम्स at least partly from a juridical culture that holds the state responsible when it trenches on its constitutional limits. तो स्टेट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जुरिडिकल कल्चर को हमें यहां पे देखना होगा। रूल ऑफ लॉ पार्टली एटलीस्ट जुरिडिकल कल्चर से भी इवॉल्व होता है या फिर स्टेम होता है एक वे से, जहां तक स्टेट, इंडियन स्टेट को जिम्मेदार ठहराने की बात है जब इंडियन स्टेट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स भूलने लगता है। तो ये चीज है, अब यहाँ पे ये हमारे लिए नीडेड नहीं है। आगे चलते हैं। दिस आर्टिकल हैज बीन कवर्ड इन डेप्थ और इसकी ज्यादा कुछ इतनी नीड है नहीं, तो इसे लास्ट पार्ट में देखेंगे आज के आर्टिकल एडिटोरियल एनालिसिस में। नीड एफटीए टू स्पर इंडिया ईयू ट्रेड। इंडिया यूरोपियन यूनियन की ट्रेड हमारे लिए अब जरूरी है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि इंडिया की अगर हम देखें एक्ट ईस्ट पॉलिसी या बाकी की चीजों पे अगर हम एक नजर डालें तो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अभी हमने आरसीईपी से ऑप्ट आउट किया है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हमने साइन नहीं किया। अब इंडिया वुड हैव टू लुक वेस्ट, यानी कि यूरोपियन यूनियन की तरफ या फिर अमेरिका की तरफ। इंडिया के ऑप्शंस लिमिटेड हैं, क्योंकि अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर कौन है? चाइना। इधर देखें तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आरसीईपी आने की वजह से इंडिया के ऑप्शंस अब लिमिटेड हो जाएंगे। एशियान के साथ में ऑलरेडी हमने उस दिन स्टडी किया सैटरडे के डेली न्यूज एनालिसिस में, एशियान के साथ में हमने जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं, चाहे वो साउथ कोरिया हो, फिलीपींस हो, उनमें हमें लॉस हो रहा है। एक यूरोपियन यूनियन ऐसा रीजन है, या फिर वेस्ट की तरफ अगर हम देखें ओवरऑल, वही एक ऐसा रीजन है जहां पे इंडिया को एक्सपोर्ट्स करने से फायदा हो रहा है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम बढ़ रही है। लेकिन यहां पे भी कुछ ऑफ लेट स्ट्रिंग्स नजर आ रहे हैं। देयर आर स्ट्रिंग्स अटैच्ड टू पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड ईयू इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। इंडिया ईयू ट्रेड कैन नॉट इंक्रीज सब्सटैंशियली अंटिल द बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया इज negotiated. There are many issues with free trade negotiations, but there is potential for IT companies in Latvia to outsource business to India as well as recruit skilled and talented Indian professionals. अब देखो, इंडिया ईयू ट्रेड एग्रीमेंट बहुत सालों से 2013 से स्पेसिफिकली मोर प्रिसाइजली पेंडिंग है। रीजन क्या है? हम कहते हैं कि हम एक पॉपुलेशन सरप्लस कंट्री है, हमारे लोग ले लो। वो ये कहते हैं कि हम कार्स मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टीज रखते हैं, ईयू ये कहता है हमारी कारें ले लो। हम ये कहते हैं कि हम कार्स क्यों ले जब हमारे प्रोफेशनल्स को एंट्री नहीं दी जाती। यूरोपियन यूनियन ये कहता है
कि प्रोफेशनल्स की मूवमेंट के चलते ही तो ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया। अगर हम इसे यूफेमिस्टिक नोट पे समझें तो हम अपनी पॉपुलेशन को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और वो अपनी कार्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि उन एरियाज में हमें ओपन ट्रेड चाहिए ईयू के साथ में जिन एरियाज में हमें एडवांटेज है, जो कि बिल्कुल ठीक है। वो ये कहते हैं कि नहीं, हम उन एरियाज में जिन एरियाज में इंडिया को एडवांटेज है ट्रेड ओपन नहीं करेंगे, बल्कि आप उन एरियाज में ट्रेड ओपन करो जिनमें कि हमें एडवांटेज है। ये इसका एसेंस है। अब आगे देखते हैं। देयर आर मेनी इश्यूज विद फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस बट देयर इज पोटेंशियल फॉर आईटी कंपनीज in Latvia to outsource business to India. The trade between India and group of 28 European nations has not stopped growing. EU is India's largest trading partner with about $108 billion trade in goods in 2018-19. 108 billion in goods alone. And उसके अलावा 42 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है इंडिया और EU के बीच में, जहां तक सर्विस सेक्टर का सवाल है। EU is also the largest source of FDI. European Union is largest source of FDI. However, several EU countries are hampered in investing in India without an investment agreement in place. Then, WTO remains the mechanism for dispute resolution. Dispute resolution के लिए WTO is the only mechanism. अब एक और जो इसमें contentious point है जिस पे इंडिया और EU agree नहीं करते, वो ये है why India has not been able to conclude this FTA. India and EU have been negotiating the bilateral trade and investment agreement. ये bilateral trade and investment agreement है जो कि दोनों sides जो है negotiate कर रही हैं 2007 onwards. 2013 में काफी करीब आ गए थे, लेकिन talks जो है break हो गई over the issues such as inadequate market access being given by India to automobile companies like Volkswagen, Audi और जो इनकी कंपनीज हैं बीमर, BMW, ये सब कंपनीज जर्मन या यूरोपियन यूनियन बेस्ड हैं। तो ये कंपनीज को ये कहा जा रहा है जीरो टैक्स रेट पे इंडिया में कारों को इंपोर्ट करने दिया जाए। हम ये कहते हैं कि इन कंट्रीज की कंपनीज जो है यूरोपियन यूनियन की, वो इंडिया के चेन्नई में आके अपना प्लांट लगाएं। क्यों ना BMW का या फिर ऑडी का जो प्लांट है वो इंडिया में ही लगाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इससे इंडिया में एक्सपर्टीज आएगा। लेकिन ये कहते हैं नहीं, ऑडी है, ऑडी की फैक्ट्री हमारे यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, जाएगा तो सिर्फ असेंबली यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में नहीं करने देंगे, बल्कि आप जीरो टैक्स रेट पे इंडिया में गुड्स को, कारों को एक्सपोर्ट करने दो। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये आज भी वही सोचते हैं कि वही इंडिया, वही सोने की चिड़िया है और वही भोले भाले लोग, राजा महाराजा, जिनको मरहम लगाओगे और वो खुश हो जाएंगे, राइट। तो ये सब चीजें आज के जमाने में आसान नहीं है, राइट। अब आप ये थोड़ी कहोगे कि प्राइम मिनिस्टर को परफ्यूम गिफ्ट कर दोगे और प्राइम मिनिस्टर जो है आपके साथ में एफटीए साइन कर लेंगे, राइट। तो बाय द वे, द फैक्ट दैट EU एंड दीज कंट्रीज अगेन वांट टू स्ट्राइक अ डील विद इंडिया, डज इट नॉट रिमाइंड यू ऑफ द सेम गोल्डन एज? ब्रिटिश एरा के आने से पहले दोबारा से इंडिया अपनी ग्लोरी को रिकवर करते हुए। नाउ इंडिया टू ऑटोमोबाइल्स एंड वाइन एंड स्पिरिट्स, यानी कि ये कह रहे हैं कि रेड वाइन जो है उसको जीरो रेट पे एक्सपोर्ट, यूरोपियन यूनियन को इंडिया को इंपोर्ट करने दो, राइट। वहां से एक्सपोर्ट होगा, इंडिया के लिए इंपोर्ट हो जाएगा। जबकि हम ये कहते हैं कि आप हमारी चाय पत्ती जो है हमें एक्सपोर्ट करने दो, राइट। तो ये विवाद है। और दिल्ली इज रिफ्यूजल टू ओपन अप फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। अब ये कहते हैं कि बड़े बड़े जो बैंक्स है उनको इंडिया में आने दो। हम ये कहते हैं कि नहीं, हम बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा नहीं खोलेंगे, अपना सेक्टर ओपन अप नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस आप हमारे इन्फोसिस के या TCS के प्रोफेशनल्स के लिए अपनी इकोनॉमीज को ओपन अप नहीं करते, राइट। ऑल्सो द EU's attempt to include issues such as labor and environment in the pact। अब ये लेबर पैक्ट को इंडिया में इंक्लूड करना चाह रहे हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट और चाइल्ड लेबर यूज नहीं होगी इंडिया के गुड्स में। जो गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करे जाएंगे, EU में ट्रांसपोर्ट, EU में एक्सपोर्ट करे जाएंगे, उसमें आप लेबर इश्यूज को इन्वॉल्व ये लोग करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया नहीं करना चाहता, क्योंकि इंडिया अभी उस स्टेज पे नहीं है कि सोफिस्टिकेटेड लेबर स्टैंडर्ड्स के चलते, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स के चलते इंडियन गुड्स को वहां पे रोका जाए। तो आप ये बताएंगे कि सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी गुड्स क्या होती हैं, ये आपको सब कुछ बताना है। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स क्या हैं जो यूरोपियन यूनियन इंडियन गुड्स के अगेंस्ट लेते रहता है। ऑल्सो
अब यहाँ पे एक और चीज है, इंटर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, यानी कि ये कह रहे हैं इंडिया के ईयू के जो बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है उसमें इनका ये कहना है कि आप इंडिया में जो है इंडियन सुप्रीम कोर्ट कंपनीज के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट नहीं करेगा, बल्कि फॉरेन आर्बिट्रेटर्स लाए जाएंगे, वो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे, जो कि इंडिया इस फेवर में नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें नोवार्टिस की जो डील थी डब्ल्यूटीओ में कंपल्सरी लाइसेंसिंग अफोर्डेबल मेडिसिन के लिए, अगर ऐसे केस सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाएंगे कमर्शियल डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए, इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर्स लगाए जाएंगे, तो वो आर्बिट्रेटर्स इंडिया की वेलफेयरिस्टिक पॉलिसी को ना समझते हुए ओनली कमर्शियल लाइंस पे डिसीजन अगर देंगे तो शायद ये पेटेंट्स जैसे जो मैटर्स हैं वो इंडिया की ग्रिप से बाहर हो जाएंगे। यानी कि इंडिया का सुप्रीम कोर्ट तो फिर भी इन मैटर्स को संज्ञान में लेता है, लेकिन ये लोग नहीं लेंगे, राइट। इसीलिए इंडिया इंटर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट के फेवर में नहीं है। और इसमें क्या है कि खर्चा भी ज्यादा पड़ेगा, 10-10, 20-20 करोड़ रुपए इन जजेस को देने पड़ेंगे, जो कि फॉरेन के जजेस होंगे और कोई जजेस नहीं होंगे, ये कमर्शियल लॉ में जो एक्सपर्ट्स होंगे उनको आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। और डिस्प्यूट रिजॉल्व होने के बाद वो कोर्ट जो है डिसॉल्व कर दी जाएगी। अगर फिर दोबारा से डिस्प्यूट होगी, मान लो अगर इंडियन कंपनी के बीच में और यूरोपियन यूनियन के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, तो यूरोपियन यूनियन यूरोपियन सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी, बल्कि कमर्शियल कोर्ट अपॉइंट किया जाएगा, जो कि हार्मफुल हो सकता है इंडिया जैसी कंट्री के लिए, जो कि अभी डेवलपमेंट अपने गरीब लोगों के लिए वेलफेयरिस्टिक पॉलिसीज लेके आ रही है काफी ज्यादा। गेटिंग इनटू एन एफटीए विद ईयू is an attractive proposition for India as it is country's largest trading partner, accounting for euro 92 billion worth of trade in goods and 12.9% of total Indian trade, ahead of China 10.9% and USA. तो accounting for euro 92 billion worth of trade in goods, तो as it is country's largest trading partner, इंडिया का largest trading partner है EU। अब यहाँ पे देखते हैं The position of India among EU's 28 main partners. इंडिया की पोजीशन कहाँ है? इंडिया 9th पोजीशन पे है EU के लिए अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, और इंडिया 9th ही पोजीशन पे है EU के लिए। 2% हम इंडिया के जो यूरोपियन यूनियन के एक्सपोर्ट्स हैं उसमें हम 2% हिस्सा रखते हैं, और वैसे ही जो इंडिया के इंपोर्ट्स हैं उनमें जो EU के इंपोर्ट्स हैं उनमें इंडिया का 2% शेयर है। तो ये एक अच्छी प्रोपोजिशन है, बट इंडिया के लिए EU ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वे में अगर हम देखें इसे। तो यूरोपियन यूनियन का ये मैप है, आपको इन कंट्रीज को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आज मेमोराइज करना है। ये आपका जेवी का दिया गया होमवर्क है। क्या है होमवर्क? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन्हें थोड़ा सा आज देखोगे इन कंट्रीज को, राइट। तो ये सब चीजें हैं। और ब्रेक्जिट के बाद मेंस का अगर मैं क्वेश्चन देना चाहूं, analyze the prospects of India-EU trade after Brexit. Assess the avenues for India-EU trade after Brexit. तो ये आपको देखना है। Now, India prefers FTA with West rather than 15-nation RCEP grouping, which includes China. India would like to explore free trade agreements with West, including EU and United States. In 2013, India and EU suspended talks after reaching a dead end on the issues such as tariffs on European cars and wine, on data security. Data security भी EU ये चाहता है कि जो data security regime इंडिया में लाया जा रहा है वो काफी strict हो सकता है EU के लिए भी, लेकिन EU का अपना data security regime भी काफी ज्यादा strict है। And India's desire to include services and more visas for Indian professionals, यानी कि इंडिया ये चाहता है कि हमारे प्रोफेशनल्स की फ्री मूवमेंट हो, लेकिन यूरोपियन यूनियन इस फेवर में नहीं है। उसके बाद डिस्पाइट मीटिंग सेवरल टाइम्स 2013, आफ्टर 2013 डिस्पाइट मीटिंग सेवरल टाइम्स, negotiators have not been able to even agree on the terms for restarting the talks despite a firm announcement at summit in 2017. The government's decision to cancel investment treaties had slowed interest from European companies who did not want to risk investing until another investment protection agreement was put in place. India-EU partnership is based on shared values such as multilateralism, democracy, और ये सब चीजों में USA अभी पीछे हट रहा है मल्टीलैटरलिज्म में,
जबकि यूएसए क्या कर रहा है, प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहा है। बट यूरोपियन यूनियन कंट्रीज यूएसए के इस कदम की वजह से इंडिया के और करीब आना चाहती हैं, बट इंडिया अपनी शर्तें मनवाने में लगा है, राइट। तो ये सब चीजें चल रही हैं। नाउ टॉप कंटेनर शिप ट्रेड रूट्स, ये आपको थोड़ा सा खुद देखना होगा। कंटेनर शिप ट्रेड रूट्स अगर हम यूरोप के बीच में देखें तो ये रहा हमारा प्यारा कंट्री इंडिया। तो यहाँ से हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे हैं, एक छोटा रास्ता इंडिया से गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए। यानी कि अभी जो मेडिटेरेनियन रास्ता है, मेडिटेरेनियन वाला सी रूट है, वो एक तो लेंदी है, दूसरा ब्रेग्जिट के बाद जो लंदन पोर्ट है, वो लंदन पोर्ट हमारे लिए क्लोज हो जाएगा। तो हमें एक सी कम लैंड रूट के लिए हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना रहे हैं, यानी कि रशिया इंडिया कॉरिडोर भी इसे कहा जाता है। रशिया से ये स्टार्ट होगा, रशिया के बाद ये यूरोपियन यूनियन में भी एंटर करेगा, राइट। इसके लिए हमने एक कन्वेंशन साइन करी है, TIR कन्वेंशन। इसके लिए आज आप थोड़ा सा खुद पढ़ेंगे। TIR कन्वेंशन क्या है, इसके बारे में एक्सपैंड करके कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, राइट। तो दिस इज देयर। नाउ व्हाट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये आप खुद पढ़ेंगे। हमने पिछले दिनों जो DNAs बनाए हैं, मैंने जो जितने सारे सेशंस लिए हैं मॉर्निंग में, उनमें हमने ये सब इश्यूज को कवर किया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि एटलीस्ट 2 जनवरी ऑनवर्ड्स DNA हमेशा रेगुलर आ रहा है, एक्सेप्ट ऑन संडेज। 2 जनवरी ऑनवर्ड जो भी DNA वीडियोस हैं आप उनको कवर कर लें, और इसका PDF जो है आपको कहां मिलेगा, www.jatinverma.org पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। और गाइज जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ में आज या कल से या परसों से, तो jatinverma.org पे आपको PDF मिल जाएगा उनके लिए। और अलर्ट्स के लिए बताना चाहूंगा, जिन लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या स्पेशल क्लास है, कौन है जतिन वर्मा, या फिर बाकी के हमारी जो इन्फॉर्मेशन रहती है, जो हम मॉक टेस्ट करवा रहे हैं या अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस हैं, उसके लिए आप 9582868080 पे आप मैसेज भेजेंगे, व्हाट्सएप मैसेज अलर्ट्स लिख के। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपको ऑटोमेटिकली अलर्ट्स मिल जाएंगे, राइट। बिफोर एवरी क्लास, 15-20 minutes before every class, every new PDF magazine that we are uploading, you will get the alerts regarding my classes, my magazine, my books and everything. तो ये था यहाँ पे, और PDF आप www.jatinverma.org से डाउनलोड कर सकते हैं for every day's daily news analysis. After the much talk about Hyperloop, why there is a question mark over ultra modern project. Hyperloop पे इतनी ज्यादा बातचीत हुई, उसके बाद अब इस पे सवाल क्वेश्चन मार्क क्यों लग गया है। Proposed Pune Mumbai Hyperloop project is an ultra modern transport system that will reduce the traveling time between the two cities to 25 minutes from 2.5 to 3 hours. It may be scrapped by the state government. Mumbai Pune Hyperloop project शायद स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्क्रैप किया जा सके। स्टेट एक्सप्रेस, महाराष्ट्र ने इस पे रिजर्वेशन एक्सप्रेस करी हैं अबाउट द प्रोजेक्ट दैट वाज स्टिल इन एक्सपेरिमेंटल स्टेज एंड हैड नॉट बीन इंप्लीमेंटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब पहले ये देखते हैं कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है क्या। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी ये मैग्नेटिक लेविटेशन को यूज करती है। मैग्नेटिक यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसे मैगलेव टेक्नोलॉजी कहा जाता है। मैगलेव क्या है, मैग्नेट पे चलने वाली, इसके कोई व्हील्स नहीं होंगे, ये सिर्फ मैग्नेट पे चलेगी। यहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ, दूसरी तरफ मैग्नेट का साउथ पोल होगा, डायगोनली ऑपोजिट डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से, राइट। जैसे मेल फीमेल को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही नॉर्थ पोल यहाँ पे आगे आने वाले साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, और वैसे ही साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो इस ट्रेन को पुश मिलेगा आगे की तरफ, यानी कि ये नॉर्थ पोल बाद में इस नॉर्थ पोल से तो रिपेल करेगा, क्योंकि मैग्नेट के केस में आपको पता होगा, फिजिक्स की क्लास में पढ़ा होगा, नॉर्थ पोल रिपेल्स नॉर्थ पोल बट नॉर्थ पोल अट्रैक्ट्स द साउथ पोल। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, साउथ पोल विल अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल। तो वैसे इस ट्रेन में ये नॉर्थ पोल साउथ पोल कुछ ऐसे करके मैग्नेट्स लगाई जाएंगी। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, क्योंकि इसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाएगा उतनी ज्यादा इसकी मैग्नेट कैचिंग पावर बढ़ेगी, और इसमें भी करंट सप्लाई किया जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह से काम करती है, जैसे ही नॉर्थ पोल के सामने आएगा, वैसे ये नॉर्थ पोल इसको रिपेल करने लगेगा और ये आगे पुश करेगी, और साउथ पोल नॉर्थ पोल को पुल करेगा। तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यहां से रिपेल करेंगे।
तो ये ट्रेन और ज़्यादा आगे तेज होती जाएगी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट इसमें सप्लाई किया जाएगा उतनी ज़्यादा ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। तो हाइपरलूप मैग्लेव टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो मैग्लेव magnetic suspension is a method by which an object is suspended with no support other than that of magnetic fields. Magnetic force is used to counteract the efforts of the gravitational acceleration and any other accelerations. The true primary issues involved in magnetic levitation are lifting forces, providing an upward force sufficient to counteract gravity, and stability, ensuring that the system does not spontaneously slide or flip into a configuration where the lift is neutralized. टेक्नोलॉजी एंगल हमने देख लिया इसका। तो मुंबई और इसका पुणे मुंबई का जो ये हाइपरलूप प्रोजेक्ट है, इसका स्टेटस क्या है? सितंबर 2018 में पुणे मुंबई रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी हैड सबमिटेड अ प्रपोजल टू द महाराष्ट्र इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एनेबलिंग अथॉरिटी seeking to allot the part of hyperloop project work to interested private players. लेकिन agency said it intended to award a contract for the work using Swiss challenge method. अब Swiss challenge method of allocating the bid, इसको हम किसी और दिन समझेंगे। Swiss challenge method में काफी इंटरेस्टिंग वे से जो है बोली लगाई जाती है प्रोजेक्ट की। आप लोग जिन्हें पता है वो आंसर कर सकते हैं इसे कमेंट सेक्शन में। बाय अनाउंसिंग द डीपी वर्ल्ड FZE and Hyperloop Technologies Inc. as the original project proponents. तो ये अभी क्या है, क्यों इसमें लिम्बो में है प्रोजेक्ट? लिम्बो में इसलिए है क्योंकि एक तो सरकार चेंज हुई है, दूसरा ये फर्स्ट टाइम इन दी वर्ल्ड इंडिया में एक्सपेरिमेंट करने की बात करी जा रही है। टाइम टेस्टेड नहीं है ये टेक्नोलॉजी इसलिए। और आप देखेंगे इसकी एडवांटेज जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि बुलेट ट्रेन से ज्यादा है, क्योंकि हाफ द ट्रेवल टाइम रिक्वायर्ड फॉर एयरवेज इसमें यूज होता है। एयरवेज से आधा टाइम लगेगा इसमें, 25 मिनट में 2 सिटीज पुणे मुंबई कवर हो जाएगा। तो अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच वुड नेवर क्रैश एंड वुड बी इम्यून टू वेदर्स वैगरीज। इट वुड ऑल्सो बी थ्राइस और 4 टाइम्स एज फास्ट एज बुलेट ट्रेन। तो मेरे को ये लगता है कि हाइपरलूप तो चलना चाहिए, बुलेट ट्रेन कैंसिल होना चाहिए, राइट? बट वो क्या है कि बुलेट ट्रेन अभी काफी एडवांस स्टेज पे है और बाकी भी कारण है उसके। with an average speed that would be twice of an aircraft, right? It could be passenger packed pods which would travel through long tubes at 760 meter per hour, 1220 kilometer per hour using solar energy. The high speed is achieved at the pods as the pods which carry passengers move using magnetic levitation. तो ये सब चीजें near vacuum conditions इसमें रहती हैं। प्रीलिम्स के लिए आंसर है yes। तो ये सब चीजें हैं। हाइपरलूप अभी के लिए लिम्बो में है तो हम इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। आगे चलते हैं गाइस। टेक्नोलॉजी एंगल हमने देख लिया, ये भी देख लिया, और ये जो डिटेल्स हैं हमने ऑलरेडी इसमें स्टडी कर ली हैं, तो इसको ज्यादा अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, PDF इज अवेलेबल, यू कैन रीड इट और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली। It can move at the speed of sound. So coming here, polity and governance center in favor of tougher law against sexual harassment at workplace. The group of ministers which was constituted to strengthen the legal framework to prevent sexual harassment at the workplace has finalized its recommendations. The recommendations, which include addition of new provisions to the Indian Penal Code, will be put up for comments from the public. So GOM was constituted first in October 2018 in the aftermath of Me Too movement. तो अब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस लॉ को, इस एक्ट को और स्ट्रेंथन किया जाएगा। 2013 में ये लॉ लाया गया था, लेकिन इसको अब और स्ट्रेंथन करने की मांग उठ रही है, क्योंकि मी टू कैंपेन जो कि फॉर्मर एक मिनिस्टर के खिलाफ चलाया गया, उसके बाद ये जरूरत का एहसास हो रहा है सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस दी थी कि वुमेन वर्किंग एट वर्कप्लेस, उनके लिए एक शी बॉक्स इंस्टॉल करा जाना चाहिए। शी बॉक्स में विमेन जो है अपनी कंप्लेंट जो है उस लेटर बॉक्स में डाल सकती हैं, और वो सीनियर मैनेजमेंट जो कंपनी की है उनको उस बॉक्स को पीरियोडिकली चेक करना होगा। और इसका एक बेस्ट पार्ट ये था कि जो विमेन एट वर्कप्लेस हैं उनकी कंप्लेंट्स के लिए, उनकी कंप्लेंट्स पे इंक्वायरी करने के लिए इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को सिविल कोर्ट की पावर्स दी गई थी। इसका क्रिटिसिज्म एनजीओज करती रहती हैं कि सिविल कोर्ट की पावर यानी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को दी जाएंगी तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है।
तो ये सब चीजें हैं। अब जरूरत क्यों पड़ रही है? इट ओनली इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ ₹50,000 ऑन द एम्प्लॉयर्स फॉर नॉन कंप्लायंस। तो ये कुछ कुछ खामियां जो हैं इसमें, अब ये कहा जा रहा है कि सीआरपीसी को और आईपीसी को अमेंड किया जाए टू स्ट्रेंथन दिस लॉ। चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग लॉज ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब इसमें क्या है कि वर्क प्लेस की डेफिनेशन क्या होगी? वर्क प्लेस की डेफिनेशन बहुत अच्छी है। मान लो कि यदि कोई कंपनी है इन्फोसिस या कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर कोई इनोवा में, कोई कैब में वो विमेन को ड्रॉप करने के लिए कोई कैब या कुछ भी जाती है, तो उस कैब में भी, उस कैब को भी वर्क प्लेस माना गया है। यानी कि अगर इस कैब में, इस टैक्सी में भी महिला के साथ में छेड़छाड़ होता है तो वर्क प्लेस की डेफिनेशन काफी कॉम्प्रिहेंसिव इसमें रखी गई है। अब सरकार को जब कभी ऐसा क्राइसिस होता है तो डेमोक्रेसी में एक ये फ्लॉ है कि डेमोक्रेसी तभी रिस्पॉन्ड करती है जब क्राइसिस होता है। जैसे कि ये मी टू मूवमेंट हुआ, अब मी टू मूवमेंट के बाद इसको और स्ट्रेंथन करने की बात चल रही है। बाय द वे, मैं अपनी सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि ये स्ट्रेंथन तो कर रहे हो, लेकिन निर्भया फंड का क्या हुआ? क्या निर्भया फंड में जो पैसे हैं उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज किया गया, या फिर उस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट करके कमाई की बात करी जा रही है? मतलब ये बात नहीं हो रही तो उसको पैसे को अचार डालने के लिए तो रखा नहीं है हमने, राइट? निर्भया फंड में जो 1000 करोड़ रुपीस हैं उनसे सीसीटीवी कैमराज या इंटरनल कंप्लेंट कमेटीज पे इंडिपेंडेंट पर्संस या लॉयर्स, जो प्रो विमेन लॉयर्स हैं, एक्टिविस्ट्स हैं, एनजीओज हैं, उनको काम करने को दिया जाए। लॉ अच्छे अच्छे हैं इंडिया में, उस लॉ को स्ट्रेंथन करने की भी जरूरत है, नो डाउट, लेकिन क्या पहले से जो प्रोविजंस बनाए गए उनको यूज किया गया? जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस पे इस लॉ को पहले ही स्ट्रेंथन किया गया है। अब जरूरत है इसे और अच्छे से इंप्लीमेंट करने की, और जहां जहां जरूरत है वहां इसे स्ट्रेंथन करने की भी जरूरत है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज वर्किंग ऑन अनदर प्रोजेक्ट टू रीबूट द आईपीसी introduced by Britishers in 1860. The law needs to change with time, and sexual harassment of women at workplace will have to be addressed through the IPC amendments also. तो sexual harassment of women at workplace ये हमने अच्छे से थोड़ा सा आज देखा है। As per the National Crime Records Bureau, जरूरत क्यों है इसको अमेंड करने की या स्ट्रेंथन करने की? Because the number of sexual harassment incidents at work or office premises registered under section 509 IPC words, gesture or any act which leads to an insult to the modesty of a woman were 479 and 401 in the years 2017 and 2018 respectively. Among these cities, the highest number of such cases were registered in Delhi, Bengaluru, Pune, Mumbai, likewise. Okay, the total number of sexual harassment incidents in 2018, including those in public places, shelter homes and others, was around 21,000. राइट, तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स भी होना चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो है ही, लेकिन कंपनीज में जेंडर पैरिटी, जेंडर इक्वालिटी ये सब है। इसके लिए सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 जैसे, लेकिन देयर इज अ लॉन्ग वे टू ट्रैवर्स इन द फॉर्म ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, जो ग्लास सीलिंग फिनोमिना कहा जाता है कि महिलाएं एक लिमिट तक तो जा सकती हैं, लेकिन यदि उनको उसके ऊपर जाना है तो सेक्सुअल फेवर्स के जरिए जो रास्ता गुजरता है इसको खत्म करने की जरूरत है, राइट? तो कमिंग हियर, ट्रंप मार्क्स यूएस जापान सिक्योरिटी पैक्ट विद कॉल फॉर स्ट्रॉन्गर डीपर अलायंस। यूएस प्रेसिडेंट मार्क्ड 60th एनिवर्सरी ऑफ साइनिंग ऑफ सिक्योरिटी ट्रीटी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान with a call for a stronger and deeper alliance between the two countries, despite criticizing the pact 6 months ago. As the security environment continues to evolve, अब देखो ये अच्छी अच्छी बातें अमेरिका को शोभा नहीं देती, सीधा पते पे आऊंगा मैं। मतलब ये वो वाला मामला है जिसपे पढ़ते पढ़ते गुस्सा आ जाता है। क्या हुआ कि 1950 में जापान और यूएसए ने एक डील साइन किया। जापान वाज द वर्स्ट विक्टिम ऑफ एटॉमिक बॉम्ब अटैक ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट? हिरोशिमा, नागासाकी, ये सब ट्रेजेडी जापान उसका विक्टिम है। उसके बाद जापान ने ये प्लेज ले लिया कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स और ये सब टेक्नोलॉजी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स या न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करेंगे। जापान के पास में आज तक ये न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं है, और या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल कन्वेंशनल मिसाइल्स भी नहीं है। अब हुआ क्या, 2017 में से हम ये क्राइसिस देखते आ रहे हैं, खासकर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप की जो उनका पेटेंटेड स्टाइल है ज्यादा बोलने का या कुछ, उसके चलते नॉर्थ कोरिया और यूएसए में डिस्प्यूट बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, और यूएसए का अलाई है जापान। जापान
यूएसए फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत यूएसए जापान को प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड था, क्योंकि जापान की आर्मी, जापान जो है यूएसए को पैसा देता है अपनी आर्मी या जापान को सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आई, जब नॉर्थ कोरिया यहाँ पे मिसाइल्स फायर कर रहा था जापान की तरफ, तब यूएसए ने बोला कि हमने जापान की सिक्योरिटी का ठेका नहीं ले रखा। तब जापान वाज लेफ्ट ऑन इट्स ओन। अब यहाँ पे साउथ कोरिया के पास यहीं पे गुआम आइलैंड है, GUAM। ये आइलैंड किसको बिलोंग करता है आपको ये बताना है, GUAM आइलैंड। तो ये मिसाइल्स जापान की तरफ फायर करी जा रही थी। अब उसके बाद जापान ने इंडिया का रुख करा। जापान ने इंडिया को ये बोला कि हमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स चाहिए, अग्नि 5 और अग्नि 4 ये सब मिसाइल्स हमें चाहिए होंगी। इंडिया ने बोला हम तो अवेलेबल हैं हमेशा के लिए आपके साथ, क्योंकि आप हमारे अलाय तो हम आपके अलाय, दोस्त दोस्त दोनों, राइट। लेकिन उधर से चाइना का ऑफर आ गया कि चाइना भी मिसाइल सप्लाई करने को रेडी था। तो यूएसए को सबक सिखाने के लिए जापान अब चाइना की तरफ रुख कर रहा है। और उस बीच डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि अब इम्पीच किए जा रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया गया है, डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो अब प्यार भरी बातें कर रहे हैं जापान की तरफ। जब मौका था, जब जरूरत थी, तब इन्होंने जापान को डिच कर दिया था। As the security environment continues to evolve and new challenges arise, it is essential that US alliance further strengthens and deepens with Japan. Last June, US President told a news conference in Japan that the treaty signed 6 decades ago and the linchpin of Japan's defense policy was unfair and should be changed, echoing his long-held view that Japan is a free rider on defense. यानी कि यूएसए के प्रेसिडेंट ये कह रहे थे कि जापान को अमेरिकन सिक्योरिटी कवर लेने के लिए यूएसए की आर्मी की डिप्लॉयमेंट के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। जापानीज प्राइम मिनिस्टर सिंस टेकिंग ऑफिस इन 2012 हैज रेज्ड जापान्स डिफेंस स्पेंडिंग बाय 10%। शिंजो एबे जो हैं, शिंजो एबे जापान को आर्मी की तरफ लेके जा रहे हैं। मिलिटराइजेशन ऑफ जापान अब बढ़ते हुए न्यूक्लियर वेपन्स का, एटॉमिक बॉम्ब का वर्स्ट विक्टिम होने के बाद जापान is now rising up to this reality that Japan would have to fend for itself. Although generally supportive of this alliance, Japanese voters remain concerned about their country getting dragged into US-led conflicts. A recent survey by Kyodo News Agency showed 58.4% opposed the Tokyo's decision to dispatch a warship and patrol planes to the Middle East. अब जापान अपनी ऑयल सिक्योरिटी के लिए, पेट्रोलिंग के लिए शिप्स और प्लेन्स को डिस्पैच कर रहा है सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट के पास, ताकि जापानीज जो ऑयल शिप्स हैं, ऑयल कंसाइनमेंट शिप्स हैं, उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करी जा सके। लेकिन जापानीज जनता इसको गलत मानती है, बट फिर भी उनको रिलेक्टेंटली फेवर करना पड़ रहा है, क्योंकि शिंजो एबे काफी पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रैग्मेटिक हैं, डॉगमेटिक नहीं है। मतलब ये आइडियोलॉजी में नहीं जीते कि जापान कभी वेपन्स डेवलप नहीं करेगा और ये सब, जब खतरा है तो डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि यूएसए जैसे एलाइज का कोई भरोसा नहीं है, राइट। तो ये सब चीजें हमने स्टडी कर ली ऑलरेडी। कमिंग टू दिस, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन हैज आल्सो पुश्ड फॉर जापान टू पे मोर फॉर यूएस फोर्सेस स्टेशन्ड इन द कंट्री जापान। अंडर एन अग्रीमेंट रीच्ड इन 2015, Japan pledged to increase its spending for US forces stationed there by 1.4% over the following 5 years. यानी कि 1%, 1.5% उनको पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं जापान को। अबाउट यूएस जापान सिक्योरिटी पैक्ट, ये मैंने आपको बता दिया, 1952 में ये पैक्ट साइन हुआ था। देन इट वाज साइंड इनटू यूएस लॉ बाय प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ऑन 15th of April 1952। यानी कि अब इसका अप्रैल फूल मनाया जा रहा है। पहले बोला कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद बोला कि जब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात आई तो बोले कि हमने जापान को एक अनफेयर डील दे दी थी, अब उस डील को रिवाइज करना चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें हैं, बाकी का थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज आप खुद पढ़ेंगे गाइस। सो India-Pak trade freeze hits thousands. तो cancellation of most favored nation status to Pakistan by India and the trade routes closure following February 14, 2019 Pulwama terror attack, as well as Pakistan's countermeasures, including an airspace ban and suspension of trade relations, have resulted in losses in billions of dollars and hundreds of job days. So the affected groups comprising trades, custom house agents, truck drivers and helpers
दोज वर्किंग एट टायर एंड मैकेनिक स्टोर्स, ये सब लोकल लोग जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। यानी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी आईएसआई या उनकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो आम लोगों को, राइट। इंपैक्टेड बाय द शटडाउन ऑफ trade between India and Pakistan across Wagah-Atari border and the line of control. Salamabad, Chakhandabag routes in 2019 पे ट्रेड ये शटडाउन होने के बाद ये लोगों को नुकसान हो रहा है। तो according to the report, the measures that led to a 200% duty increase on imports from Pakistan at Punjab saw even relatively meager bilateral trade of $2.56 billion in 2018-19. तो ये सब चीजें हैं। Exports to Pakistan mainly go through the sea route, about 80%, while imports, including rock salt, dry dates, cement and gypsum, come largely through land route in Punjab. तो ये सब चीजें बहाल होनी चाहिए और सरकारों को, एस्टैब्लिशमेंट को लोक हित में काम करने की जरूरत है, ना कि सिर्फ फैंसीफुल की देश खतरे में है ये सब जो चलते रहता है। उसके अलावा लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसे भी ध्यान देने की जरूरत है। नेशनलिज्म जरूरी है, लेकिन यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम्स को भी समझने की जरूरत है दोनों देशों को। अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस होता क्या है। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस का मतलब ये WTO के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, अगर मैंने, मान लो कि मैं इंडिया हूं और अगर इंडिया ने किसी एक स्टूडेंट को फेवरेबल ट्रीटमेंट दिया है, अगर मैंने किसी एक स्टूडेंट का आंसर इवैल्यूएट किया है, तो मुझे बाकी के सभी स्टूडेंट्स का आंसर भी इवैल्यूएट करना होगा। यानी कि जो स्पेशल ट्रीटमेंट मैंने एक स्टूडेंट को दिया है, वही स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे सभी स्टूडेंट्स को देना होगा, इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए। सिमिलरली, अगर इंडिया ने कोई फेवरेबल ट्रीटमेंट रशिया को दिया है या ब्राजील को दिया है, कोई कंसेशनल ड्यूटी रेट पे, टैक्स रेट पे अगर ब्राजील से इंडिया में गुड्स आ रही हैं, तो WTO मेंबर होने के नाते पाकिस्तान को भी हमें वही इक्वल दर्जा देना होगा। It requires a country to provide any concessions, privileges or immunities granted to one WTO member country in the trade agreement to all the WTO member countries, even if that country, be it Pakistan or China, is not at good terms with India bilaterally. Despite repeated promises, Pakistan has never granted MFN status to India. In international trade, MFN treatment is synonymous with non-discriminatory trade policy because it ensures equal trading among all WTO member nations rather than exclusive trading privileges. For example, if India reduces the tariffs by 5% for let's say Singapore, then most favored nation clause ये कहता है that all the WTO members will have their tariffs cut by 5% into that nation. What does revoking MFN by India mean? Revoking it means India can levy whatever import tariffs it wants. India can make it very expensive for Pakistan to export its goods to India. Pakistan has already retained this right. Now, page 14. Can states challenge the validity of central laws? Amid the nationwide protests against the Citizenship Amendment Act 2019 and the threat of non-cooperation by some states, कुछ स्टेट्स का, वेस्ट बंगाल का, आंध्र प्रदेश का ये कहना है, केरला का ये कहना है कि वो स्टेट्स जो हैं NRC एक्सरसाइज या NPR एक्सरसाइज, स्पेसिफिकली माफ कीजिएगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक्सरसाइज है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसे अपनी स्टेट जुरिस्डिक्शन में अप्लाई नहीं होने देंगे, राइट। Kerala has filed a suit in the Supreme Court of India seeking to declare CAA as unconstitutional. इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ has also filed a similar suit challenging the constitutional validity of the National Investigating Agency. Both have invoked Article 131, which confers the exclusive jurisdiction on the top court to adjudicate disputes between two or more states or between states and the center. Punjab has also decided to challenge CAA in the Supreme Court. तो आर्टिकल 1, ये देखोगे आप, जितनी भी ओपोजिशन स्टेट्स हैं उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करा है। आर्टिकल 131 इस केस में इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 131 कॉन्फर्स एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट इन डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग स्टेट्स और द सेंटर ऑन वन हैंड एंड one or the more states on the other. This means no other court can entertain such a dispute. It is a well-known fact that both high courts
and Supreme Court have the power to adjudicate cases against the states and central government. यानी कि आर्टिकल 131 के अकॉर्डिंग सेंटर और स्टेट्स एक दूसरे के खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केसेस फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक सवाल ये है कि क्या किसी सेंटर के द्वारा पास करी गई लॉ को भी चैलेंज किया जा सकता है? कैन अ लॉ पास्ड बाय द सेंटर बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट बाय द स्टेट? पार्लियामेंट्री ज्यूरिसडिक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। In particular, validity of any executive or legislative action is normally challenged by way of writ petition. Normal writ petition के जरिए करा जाता है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल्स के अगर वॉलेट होते हैं। लेकिन अगर किसी स्टेट को ऐसा लगे कि उनके लीगल राइट्स हैव बीन वॉलेटेड बाय एन अदर स्टेट और बाय द सेंटर, तो क्या किया जाए? अनलाइक इंडिविजुअल्स, स्टेट गवर्नमेंट्स फंडामेंटल राइट्स वॉलेट होने की अवस्था में तो कंप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट whenever a state feels that its legal rights are under threat or have been violated, it can take the dispute to the Supreme Court. States have filed such cases under Article 131 against neighboring states in respect of river water sharing and boundary disputes. There have been instances of such cases being filed against the center as well. Kerala की जो petition है Supreme Court में, that asks for a declaration that CAA is violative of the Constitution and against the principle of secularism that is basic feature of the Constitution. Simultaneously, it challenges the validity of notifications issued under the Passport Entry into India Amendment Rules and Foreigners Amendment Order in 2015-16. तो केरला ये कह रहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ये हम रूल्स को अप्लाई नहीं करेंगे इंडिया में, अपनी स्टेट में केरला में, और पासपोर्ट एंट्री टू इनटू इंडिया अमेंडमेंट रूल्स को और फॉरेनर्स अमेंडमेंट ऑर्डर 2015-16 को हम केरला स्टेट में अप्लाई नहीं करेंगे। नोटिफिकेशन ऑफ 2015 हैड गिवन एग्जेम्पशन टू पर्सन्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज फ्रॉम बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, नेमली हिंदूज, और ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो क्या ये सही है या नहीं? छत्तीसगढ़ ने भी एक पिटीशन फाइल करा है, has sought a declaration that National Investigating Act 2008 is unconstitutional on the pretense that police is a state subject. On the pretext that police is a state subject, तो क्या National Investigating Agency Act पुलिस के दायरे में, यानी कि whether it is encroaching upon the state's jurisdiction or not. So it argues that police is a state subject and having a central police agency which has overriding powers over state police. लेकिन मैं यहाँ पे एक काउंटर पॉइंट भी देना चाहूंगा कि जब टेररिज्म का मामला आता है, इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का गठन किया गया था, तो एनआईए इस बेसिस पे जस्टिफाई की जा सकती है एंड दैट इट इज अगेंस्ट द फेडरल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहना है छत्तीसगढ़ का। लेकिन काउंटर पॉइंट भी हमारे लिए यहाँ पे नेसेसरी है। Is such a suit maintainable? There are two conflicting opinions of the Supreme Court on this point. In 2011, in the state of Madhya Pradesh versus Union of India and another, court का ये कहना था, when the central law can be challenged in the state high courts as well as also before this court under Article 32, normally no recourse can be permitted to challenge the validity of a central law under एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस कोर्ट। यानी कि ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि जब केंद्र की सेंट्रल लॉ को आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 के तहत चैलेंज किया जा सकता है, तो आर्टिकल 131 के तहत चैलेंज करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ये तो कहा था 2011 में, लेकिन देखिए 2014 में कुछ और कहा। किसी और सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा इट वाज अनेबल टू एक्सेप्ट द व्यू दैट कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ कैन नॉट बी रेज्ड इन अ सूट अंडर 131। एक बेंच कह रहा है कि 131 को सेंट्रल लॉ को चैलेंज करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। दूसरा सुप्रीम कोर्ट का ही बेंच ये कह रहा है कि आर्टिकल 131 को सेंट्रल लॉ को स्टेट गवर्नमेंट चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में यूज कर सकता है। इसी के चलते एक नए बेंच का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन जरूरी है। तो ये था आज का डेली न्यूज एनालिसिस गाइस। विल मीट अगेन प्रोबेबली टुडे टू कवर द एडिटोरियल एनालिसिस एंड सम ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स फ्रॉम पीआईबी ऑन माय ओन यूट्यूब चैनल जतिन वर्मा आईएएस एकेडमी नाम से जो यूट्यूब चैनल है, छोटा सा प्यारा सा चैनल है, उस पर भी ये एनालिसिस वगैरह मैं करते रहता हूँ। तो आप उस चैनल को आज सब्सक्राइब कर सकते हो। बिकॉज ऑफ पॉजिटी ऑफ टाइम आज आई एम सॉरी, क्योंकि यहाँ पे डीएनए थोड़ा सा मेरे को अभी क्लोज करना पड़ेगा। We'll have another analysis at 8 p.m. at around 8 p.m. half an hour analysis on my own YouTube channel.
So you can search for that YouTube channel as well. Thank you.